नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। आज हम लोग जो क्लास स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप लोगों को एक बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं। आप लोगों के बहाली का जो प्रोसेस है वो अक्टूबर में ही शुरू होने जा रहे हैं। अब आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। बिहार सरकार ने ऐलान पहले ही कर दिया था। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऑफिशियली नोटिस जारी कर दिया गया है कि अक्टूबर में आप लोगों के बहाली की जो प्रक्रिया है वो शुरू किए जाएंगे। उसकी सारी जानकारियां हम लोग जानते भी हैं। वैसे हमने आपको पहले ही सूचना दे दिए थे। जो इस ग्रुप में ऐड है क्लास के ग्रुप में, उसको तो सारी वैकेंसी को लेकर कहीं का कुछ भी वैकेंसी आता है एएनएम जीएनएम को लेकर तो सारी जानकारियाँ उनको मिल जाते हैं। उस ग्रुप में हमने लगभग सुबह में ही डाल दिए थे। और जिसको अभी क्लास ज्वाइन करना है वो लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कॉल करके क्लास ज्वाइन कर लीजिए। अब आप लोग देरी नहीं करिए, क्योंकि अक्टूबर में अब आप लोग की आवेदन की प्रक्रिया शुरू होंगे। तो उसके बाद आपको कितना समय मिलेगा? दिसंबर तक, नवंबर दिसंबर तक उसको मतलब कि बहाली का प्रोसेस आधा कंप्लीट कर लेना है। उसके लिए आपको कितना समय मिलेंगे? तो तैयारी आप कब करिएगा? इसलिए आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। और डेली आपकी क्लासेस चल रहे हैं तो इस नंबर पर कॉल करके 70 50 87 29 96 क्लास में जुड़ जाइए। तो वैकेंसी के हम लोग डिटेल्स भी जानेंगे क्या कुछ है। पहले हम लोग 10 जो पिछला क्वेश्चन हम लोग किए थे पिछले क्लास में उसको रिपीटेशन कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको जो नोटिस है वो दिखाएंगे, जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं और आप लोगों के ग्रुप में भी जा चुका है। सुबह में ही डाल दिए थे उस ग्रुप में। तो चलिए फटाफट 2 मिनट में हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कल कर चुके थे और आज हम लोग इससे आगे का क्वेश्चन करेंगे। नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, प्राइमरी हेल्थ केयर। जो अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किया है क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अभी ये टॉपिक स्टार्ट ही हुए हैं। बहुत ही अच्छे टॉपिक है, इससे अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं और बहुत ही ईजी टॉपिक है। इससे ज़्यादा अब आपको क्या कहेंगे। कह रहा है कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है। श्वसन मतलब हम कल डिटेल्स में आपको बता दिए थे। श्वसन मतलब किससे संबंधित है? सांस लेने से। तो आप सांस लेते हैं तो क्या चीज़ लेते हैं? मतलब कि ऑक्सीजन लेते हैं। तो मतलब सांस मतलब क्या? ऑक्सीजन ही हम लोग समझते हैं। तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो ऑक्सीकरण जो होते हैं उसको अपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं, या उसको इंग्लिश में बोलिएगा तो उसको क्या कहते हैं? कैटाबॉलिक कहते हैं। मतलब श्वसन एक क्रिया है, अपचयी क्रिया है, जिसको क्या कहते हैं? कैटाबॉलिक भी कहते हैं। तो ठीक है, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है या ऑक्सीजन लिया जाता है तो उसको अपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, या कह लीजिए उसको कैटाबॉलिक हम लोग इसमें जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका ये सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखे थे एम्फीसिया एक श्वसन का विकार है जो किससे होते हैं? तो धूम्रपान करने से एम्फीसिया एक विकार है जो कि होते हैं। और इतना ही नहीं, श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन से ही और भी सारा रोग संबंधित है, जैसे कि टीबी हो गया, दम्मा हो गया, ये सब श्वसन संबंधित ही विकार है, उसी से होता है। जैसे क्या होता है कि एल्वियोली जो होते हैं, मतलब कि ये हमारे बॉडी में होते हैं। वो सांस लेने से जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो ये गोलाकार संरचना होती है। अगर उसमें छेदा आ गया तो उससे क्या होता है? टीबी हो जाता है। अगर उस पर धब्बा बन जाता है तो उससे दम्मा हो जाता है। और इसी में मतलब कि ये सिकुड़ने लगता है तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो एम्फीसीमा से क्या होता है? एक श्वसन विकार है जो कि मतलब धूम्रपान करने से होता है। और मानव जनरली किससे शोषण करता है? प्रमुख अंग मानव का क्या है शोषण का? तो फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा है। और मतलब शोषण तो हम अंदर लिए, सांस मतलब जो भी गैस को हम अंदर लिए, जितना मात्रा में हम लोग शोषण लेते हैं अंदर उतना ही मात्रा में उस गैस को रिलीज भी करते हैं, उतना ही मात्रा में उसको हम क्या करते हैं? बाहर भी निकालते हैं। तो बाहर निकालने का कौन काम करते हैं? मतलब निःशोषण का किसके द्वारा किया जाता है? तो ये डायफ्राम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? डायफ्राम के द्वारा। हाँ, और ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही फेवरेट है आप लोगों का कि मतलब कि गर्भवती के समय में जब महिला गर्भवती धारण करती है तो उसमें शोषण का कौन सा अंग काम नहीं करता है? कौन सा ऐसा अंग है जो शोषण मतलब कि निःशोषण में भूमिका नहीं निभाती है? तो ये डायफ्राम ही है। जब गर्भवती धारण करते हैं तो डायफ्राम निःशोषण में भाग नहीं लेता है। मतलब कि जो भी गैस हम अंदर लिए थे सांस के जरिए उसको बाहर निकालने में वो भाग नहीं लेता है। ठीक है, उसको और डिटेल में धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन में करते चलेंगे।
फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहले श्वास नली में अपूर्ण उपास्थीय वलय का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है कि श्वास नली को सिकुड़ने से रोकना, क्योंकि ये सिकुड़ जाता है तो इससे क्या होता है, तो एक विकार उत्पन्न मतलब कि होने लगता है, जो कि मतलब सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, जिससे आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे मतलब कि वही मतलब कि क्या चीज़ का रूप लेने लगता है, तो दम्मा टीबी का रूप उसी से होने लगता है। ठीक है, मतलब या सिकुड़ जाता है तो उससे क्या एनीमिया मतलब कह सकते हैं कि यदि गोले मतलब कि जो सिकुड़ने लगता है ना, जो वायु कोष्ठ जिसके द्वारा अंदर जाता है, तो मतलब उसमें यदि कुछ जमा हो जाता है, अंदर नहीं जा पाता है गैस, तो उसमें क्या होते हैं, मतलब एनीमिया नामक बीमारी होने लगते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है एम्फीसिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये तो हम लोग समझ गए कि एम्फीसिया रोग धूम्रपान करने से होता है, और इससे प्रभावित क्या होता है, तो वायु कोश होता है। वायु कोश ही क्या है कि जो कि मतलब कि हमारे शरीर में क्या करता है, सांस जब लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन या कह लीजिए वायु को अंदर प्रवेश करने देता है, और इसी में मतलब कि वायु कोश में ही एक मतलब कि जुड़ा हुआ रहता है एल्वियोली, जो खराब हो जाने पर दम्मा टीबी नामक बीमारी होने लगते हैं। ठीक ना, अब आप लोग अपनी तैयारी में पूरी जोरों से लग जाइए। अब आप लोगों का सिलेक्शन दिलाने का काम मेरा है। आप लोग पढ़िए, जितना हम आपको टास्क देते हैं, जो क्लासेज करवाते हैं, जो आपको नोट्स मिला हुआ है, आपको कल भी हमने आपको नोट्स भेजे हुए थे, इस टॉपिक का नोट्स आपको मिल चुका है। जितना पढ़ाते हैं उसको एक बार क्लास में देखिए, क्योंकि क्लास हम उसमें पूरा एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद पीडीएफ पढ़िए, जितना ही क्वेश्चन करवाते हैं एक दिन में उतना ही करिए। आपको पूरी सिलेबस हम एग्ज़ाम आते आते कवर करवा के, रिवाइज भी करवा के आपको एग्ज़ाम हॉल में भेजेंगे। इतना आप हम पे विश्वास रखिए। जो अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, धड़ाधड़ क्लास ज्वाइन कर लीजिए। अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय है नहीं। कह रहा है कि शोषण से संबंधित सही कथन कौन सा है? कि शोषण से क्या, CO2 हम ग्रहण करते हैं, CO2 निकालते हैं। ये कल हमने पूरी डिटेल्स में जाने थे, आज इसको डिटेल्स में नहीं जानेंगे, क्योंकि नहीं तो हम आगे का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और ये सजीव में होता है, तो शोषण सभी से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त तीनों हो जाएगा। 3-4 और बच गए, उसके बाद नया क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और आपको वो नोटिस भी हम आपको दिखाएंगे। श्वसन का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? ये तो समझ गए, हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन की प्रक्रिया करते हैं हमारा बॉडी, लेकिन इसका नियंत्रण कौन करता है? तो मेड्यूला ऑब्लांगेटा करता है। मेड्यूला ऑब्लांगेटा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि रुधिर एवं उत्तकों के बीच गैस का विनिमय क्या कहलाता है? इस पर हमने कल के क्लास में 3 मिनट चर्चा किए थे इसी क्वेश्चन पर। मतलब रुधिर मतलब क्या, ब्लड और उत्तक का बीच विनिमय मतलब आदान प्रदान कौन करता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये मतलब कि आप लोग इसके बारे में आंतरिक मतलब कि शोषण जो होते हैं उसमें ये मतलब कि विनिमय का आदान प्रदान होता है। ठीक है, उसके बाद यदि और एक और बात कहे आपको, तो आपका फेफड़ा जो है उसमें क्या होता है कि आप जब वायु मतलब कि सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन का परिवहन भी उसको कहा जाता है। जब घूम फिर कर ब्लड उससे होकर निकलता है, ब्लड जो खून जो निकलता है जाता है उसे प्रवेश करके, तो उसमें ऑक्सीजन को मिला देता है। मतलब कि उसको ब्लड कब शुद्ध होता है? जब उसमें ऑक्सीजन मिलता है। इसलिए फेफड़ा को ब्लड का शुद्धिकरण भी फेफड़ा के अंदर ही होता है। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि इसी में क्या होता है, मतलब कि फेफड़ा में ही, लंग्स में ही ब्लड का भी शुद्धिकरण होता है, क्योंकि यहीं पे जाके ब्लड में क्या होता है, तो ऑक्सीजन मिलता है। अगला है कि श्वसनीय शोथ रोग किस अंग से संबंधित है? ये हम लोग कल देख चुके थे ब्रोंची के बारे में, कि ब्रोंची से ये संबंधित है। ब्रोंची को हिंदी में ब्रोकाई कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब हम लोग यहाँ से आज के क्लास को कंटिन्यू करते हैं, और ये हम लोगों का पिछला क्वेश्चन कल के क्लास का हो चुका है। आज के क्लास का यहाँ से कंटिन्यू रखते हैं। और हाँ, आप लोगों को वो न्यूज़ देखना था, वो न्यूज़ हम आपको दिखा देते हैं।
वो नोटिस है जो आज आप लोग आज के पेपर में आप लोग ये देख सकते हैं, जिसमें कि दिया गया है कि अक्टूबर से शुरू होंगे प्रक्रिया। जिलों से मांगी गई है रिक्तियों की, मतलब कि किस पीएससी सेंटर में कितना रिक्तियां है, ये मांगा गया हर एक ज़िले से। और अक्टूबर में इसका मतलब प्रोसेस शुरू कर दिए जाएंगे, जिसमें कि पोस्ट का ब्यौरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबका पोस्ट है। एएनएम का 15,000, नवासी है, फार्मासिस्ट का है, एक्सरे टेक्नीशियन का है, ओटी असिस्टेंट का है, ईजीसी टेक्नीशियन, लाइव टेक्नीशियन, ड्रेसर, सीएचओ, सारे वैकेंसी आए हुए हैं सारे पोस्ट का। तो अब आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए, उसी से आपका सिलेक्शन होगा और उसी से आपकी नौकरी लगेंगे। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को और आगे कंटिन्यू रखते हैं। ये जानकारी हम आपको दे दी है, इससे पहले हम जो क्लास से जुड़े हुए हैं उसको मॉर्निंग में ही ये जानकारी मिल चुका था। इसमें दिया गया है कि मुख्यतः शोषण के प्रकार। तो शोषण के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। कितने? 2 प्रकार होते हैं। एक तो है बाह्य शोषण, एक होता है आंतरिक शोषण। बाह्य शोषण को निःशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? निःशोषण। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कहीं अगर निःशोषण लिखा रहे, विसर्ग लगा है, तो आप समझ जाइए बाह्य शोषण है, मतलब सांस को बाहर छोड़ते हैं। मतलब कि अगर अंदर लेते हैं तो उसको आंतरिक शोषण कहते हैं, जिसको निःशोषण भी कहा जाता है। अगर ये पूछेगा तो आप लोग गलत करके मत आइएगा, ये हम आपको बता दिए। निःशोषण मतलब आंतरिक शोषण, निःशोषण विसर्ग लग गया तो वो बाह्य शोषण हो गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों क्या है कि शोषण का मुख्यतः प्रकार है। शोषण में हम लोग लेते क्या है? तो जितनी मात्रा में हम लोग सांस जितनी बार हम लोग सांस लेते हैं उतना ही छोड़ते ही हैं भैया, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और लेते क्या है सांस में? तो सांस में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, इसको O2 कहते हैं, CO2 लेते हैं और NO2 लेते हैं। और कल एक चीज़ और बताना भूल गए थे, आज बता देते हैं। 1 मिनट में हम लोग कितनी बार सांस लेते हैं? तो जो वयस्क है, जैसे हम लोग आप लोग हो गए, तो कितने बार लेंगे 1 मिनट में? तो 14 से 18 बार सांस लेते हैं। एवरेज सब जो वयस्क व्यक्ति है वो 14 से 18 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं। वही बच्चों की बात करें तो वो 14 से 30 बार लेता है 1 मिनट में सांस। ठीक ना, मतलब कि वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेते हैं। और अगर लेते हैं 14 से 18 बार तो छोड़ेंगे भी उतना ही। अगर बच्चे ज़्यादा लेते हैं सांस तो उतना ही छोड़ेंगे भी, क्योंकि जितना सांस लेते हैं उतना छोड़ते भी हैं। अगर इसमें हम बात करें तो सांस लेने में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 लेते हैं, N2 नाइट्रोजन लेते हैं। ऑक्सीजन 21%, ये मतलब कि 0.03%, ये 78%। छोड़ते समय क्या करते हैं? छोड़ते हैं उतना ही, लेकिन क्या करते हैं? ऑक्सीजन कम छोड़ते हैं। ऑक्सीजन हम लोग कुछ रख लेते हैं, तब ना हमारा रक्त शुद्धिकरण हो पाएगा। फेफड़ा उस क्या करेगा? रक्त को शुद्धिकरण कर पाएगा, ब्लड में ऑक्सीजन को मिलाएगा। इसलिए 3% रक्त, जितना हम लोग सांस लेते हैं उतना में से 3% रख लेता है, अंदर शरीर के अंदर रह जाता है। और उसके बदले में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड 4% छोड़ देते हैं, सॉरी 4% रखते हैं। 17 4 ने 21, तो 4% हम ऑक्सीजन रख लेते हैं और 4% उसके बदले में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। अगर इसी से क्वेश्चन पूछेगा कि सांस लेने के बाद हम लोग क्या अंदर रख लेते हैं, तो ऑक्सीजन रख लेते हैं। क्या ज़्यादा मात्रा में, मतलब कि जितना लेते हैं उससे अधिक छोड़ते हैं, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लिए 0.3% और छोड़े 4%। मतलब कि लेते कम है और कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ते ज़्यादा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं ज़्यादा, और नाइट्रोजन जीव का त्यों निकाल देते हैं। ठीक है, ये आप समझिए। जितनी बार हम लोग सांस लेंगे उतना ही छोड़ेंगे। 2 प्रकार का शोषण होते हैं। हम लोग 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं ये भी हम लोग पूरी डिटेल्स में जान गए। अब किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आपसे पूछेंगे शोषण से लेकर, तो अब आपका गलती नहीं होंगे, इतना हम आपको बता दिए। और आगे में और क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। कह रहा है कि निःशोषण प्रक्रिया के दौरान क्या नहीं होता है? तो निःशोषण प्रक्रिया के दौरान जैसे दिया है कि फेफड़ों का आयतन घटेगा,
कह रहा है नहीं होगा, तो ये तो होंगे जब छोड़ेंगे। हम निःश्वसन मतलब क्या, जब हम सांस छोड़ेंगे तो उसकी कुछ आयतन फेफड़े का तो घटेगा ही, क्योंकि उसमें क्या होंगे, तो मतलब जितना हम ऑक्सीजन लिए होंगे और भी जो गैसेज लिए रहेंगे वो सारे क्या होंगे, बाहर होंगे, तो आयतन घटेगा ही। डायफ्राम शिथिल होगा या ये नहीं होता है, मतलब कि शिथिल होगा, मतलब ये भी सही है। और लेकिन आपको खोजना क्या है, गलत खोजना है। कह रहा है कि वायु श्वास नली से बाहर निकलता है। निःश्वसन में तो हम लोग वायु को बाहर निकालते ही हैं श्वास नली से, ये तो हमको पता है। श्वास नली सिकुड़ जाएगी, कह रहा है कि श्वास नली सिकुड़ जाएगी, ये मतलब कि नहीं होता। मतलब सांस छोड़ने से श्वास नली सिकुड़ता नहीं है, तो ये गलत है और गलत ही आपको खोजना था। तो ये आपका सही करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के अनुसार हो गया। कैसे भी पूछेगा, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। थ्योरी क्लास जब भी होता है उसको मिस मत करिए, क्योंकि उसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्मेशन होते हैं। जो भी आपका कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, आप बना के आइएगा। और इसी को लेकर बीटीएससी में बहुत सारा कैंडिडेट का नहीं हो पाया था, क्योंकि उसका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो पाया था, इसलिए उसमें मतलब कि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा था, बहुत सारा का नहीं हो पाया था। और हमसे जो पढ़ा था बहुत सारे कैंडिडेट का हुआ था, तो आप लोग भी इस बार बहुत सारे कैंडिडेटों का आप में से सिलेक्शन होंगे। कह रहा है कि श्वसन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है, खून पंप करना, शरीर में ऑक्सीजन लाना या हार्मोन बनाना। तो ये हम लोग बहुत बार देखे हैं कि श्वसन तंत्र में हम लोग क्या करते हैं, श्वसन के प्राथमिक कार्य क्या है, तो शरीर में ऑक्सीजन को लाना। मतलब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को ही लाते हैं ना, जिससे कि हमारा रक्त शुद्धिकरण हो सके। फेफड़ा उससे क्या करता है, रक्त में ऑक्सीजन को मिला देता है और रक्त का शुद्धिकरण होता है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वास को नियंत्रित करने वाला मांसपेशी कौन सा है, डायफ्राम। इससे पहले भी हम लोग ये क्वेश्चन देखे थे। इंटरकोस्टल मांसपेशिया, वृक्ष मांसपेशिया, इनमें से कोई नहीं था। क्या हो जाएगा, डायफ्राम श्वास को नियंत्रित करने वाला मांसपेशियों मतलब मांसपेशिया है। और ये मतलब कि ये ध्यान रखिएगा, ये गर्भवती के दौरान मतलब ये काम नहीं करता है, ठीक ना। ये बात आपको ध्यान में रखिएगा, इससे रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कह रहा है कि निःश्वसन, विसर्ग लगाया है, मतलब छोड़ने वाली बात कर रहा है। गैस मतलब कि जो भी सांस लिए हैं वो गैस को छोड़ने की बात कर रहा है। तो निःश्वसन के दौरान सांस से आवाज़ का आना मतलब कि रोग है कौन सा, अस्थमा, नियोमा या इन्फोसीमा या हाइजा। निमोनिया या अस्थमा, तो क्या होगा, अस्थमा होगा। निमोनिया किससे होगा, निमोनिया भी इसी से रिलेटेड होता है, लेकिन वो किसके कारण होता है, तो निमोनिया होते हैं एलुवियल में जब विनियम करते हैं, उसमें मतलब कि उसमें संचय आ जाता है, मतलब रुकावट आ जाता है, तो मतलब निमोनिया होते हैं। नहीं तो मतलब कि उसके दौरान जो आवाज़ निकलता है उसको अस्थमा कहते हैं, ठीक ना। और वही एलुवियल में अगर छिद्र आ जाए तो उससे टीबी हो जाता है, उस पर बलगम जम जाता है। ऐसे होते हैं संरचना, ऐसे ऐसे रुकिए, संरचना ऐसे 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 होता है। मतलब कि ये आपका क्या होता है, ब्रॉन्ची होता है। ब्रॉन्ची पर मतलब ब्रॉन्ची पर ये एलुवियल लगा रहता है। क्या लगा रहता है, एलुवियली लगे रहते हैं। इसमें अगर छिद्र हो जाएगा या इस पर बलगम जम जाएगा, अगर छिद्र हुआ तो टीबी हो गया, बलगम जम गया तो उससे क्या हो जाता है, तो दम्मा नामक रोग हो जाता है। और ये जाम हो जाता है तो उससे निमोनिया होता है। और सांस लेने से आवाज़ अगर आने लगती है तो उससे क्या होता है, अस्थमा होता है। क्या होता है, अस्थमा। नेक्स्ट है कि श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हम लोग देखे थे कि ऑक्सीजन में परिवर्तन हुआ था, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन में परिवर्तन हुआ था ना। उसी से आप देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा के पूछ रहा है। इसलिए हम आपको बोलते हैं कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ऑक्सीजन हम 21% लिए थे, 17% छोड़े थे, इसमें परिवर्तन आया था ना। 4% का 4% तो हम लोग रख लिए तो परिवर्तन आया था। CO2 में भी वही हाल था,
0.03% लिए थे और छोड़ते समय 4% छोड़ दिए, लिए कम और छोड़ दिए ज़्यादा। वही यदि हम बात करें NO2 नाइट्रोजन का, N2 का मतलब कि नाइट्रोजन N2 का जो लिए थे 78%, कितना N2 लिए थे 78% और छोड़े भी थे 78%। तो इसमें मतलब कि शोषण की क्रिया के दौरान नाइट्रोजन गैस में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन अगर इसी पे दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि ऑक्सीजन में कितना परिवर्तन होता है शोषण क्रिया में, तो आप लोग करिएगा 4%। उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड में ही 4% का ही होते हैं। और किस में परिवर्तन नहीं होता है शोषण क्रिया के दौरान, तो ये नाइट्रोजन में नहीं होता। 78% लेते हैं, छोड़ते समय भी 78% ही छोड़ते हैं। नेक्स्ट है कि श्वास नली का अंतिम भाग क्या कहलाता है। तो श्वास नली का जो अंतिम भाग होता है, पहला भाग पर भी हम लोग डिस्कस किए थे, और मतलब कि इसमें मतलब कि अंतिम भाग जो लास्ट वाला श्वास का जो भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको वायु कोश कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको वायु कोश कहते हैं। तो उसको मतलब कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा श्वसन तंत्र का अंग नहीं है। चलिए इसमें देखते हैं। ब्रोंकाई तो है, हमारे श्वसन तंत्र का अंग है। ब्रोंकाई से हम लोग सांस की ये प्रमुख अंग है, श्वसन मार्ग है। जैसे नासा छिद्र हो गया, नसा कपाट हो गया, ग्रसनी हो गया, पर स्वर तंत्र हो गया जिससे मतलब कि आवाज़ हम लोगों का निकलता है, श्वास नली हो गया, ब्रोकाई हो गया, ब्रोकियोलेस हो गया, वायु कोष्ठ हो गया, रुधिर हो गया, कोशिका हो गया। ये सब श्वसन तंत्र का भाग है, हार्ट नहीं है। देखिए ये सब हम आपको सुनाए ना, ब्रोंकाई, लंग्स, ट्रॉकिया, लेकिन हार्ट श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक ना। तो श्वसन तंत्र का भाग ये नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि यही हमको खोजना था कि कौन सा श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए मानव क्या चीज़ से सांस लेता है, उसका प्रमुख सांस लेने का अंग फेफड़ा है। वही यदि हम बात करें जलीय जीव, तो वो भी मतलब वो गल्फर के द्वारा लेते हैं। जैसे मछली सब हो गया, जलीय जीव सब हो गया, वो सब क्या चीज़ से लेते हैं, गल्फर से सांस लेते हैं। मेढक क्या चीज़ से लेते हैं, तो गिल्स से लेते हैं। और केचुआ की बात करें तो वो त्वचा से लेते हैं, केचुआ आप लोग जानते हैं ना। जीवाणु मीसोसोम से लेते हैं। अलग अलग जीव जंतु अलग अलग तरीके से श्वास की उसकी श्वास श्वसन तंत्र होता है, अलग अलग श्वसन तंत्र उसका मतलब कि कार्य करता है। मानव का फेफड़ा प्रमुख श्वसन तंत्र है। और टोटल हमने 10 श्वसन तंत्र के बारे में आपको बताए। इसमें हार्ट श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। हालांकि श्वसन तंत्र में कौन सा गैस विनिमय किसके कारण होता है, गैस का विनिमय किसके कारण होता है, तो दाब के कारण होता है। किसके कारण, श्वसन तंत्र में गैसों का विनिमय आदान प्रदान दाब के कारण ही होते हैं। दाब बढ़ जाने से या घट जाने से उसका विनिमय होता है। अगला है, और आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि रुधिर और कोशिका के बीच गैसों का विनिमय कौन करता है। तो ये हम लोग देखे थे, आंतरिक शोषण करता है, अभी देखे थे। आंतरिक शोषण के द्वारा उसमें 2 दिया गया है। आंतरिक शोषण तो है ही, कोशिकीय शोषण भी इसका मतलब कि प्रमुख कोशिका है ना, वहाँ पे रुधिर और उत्तक था, तो वो आंतरिक शोषण के द्वारा होते थे। लेकिन रुधिर और कोशिका के बीच गैस का विनिमय आंतरिक शोषण तो होगा ही, क्योंकि अंदर की प्रक्रिया है, लेकिन ये कोशिकीय शोषण भी कहलाते हैं। तो ये दोनों सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों हो जाएगा। मतलब कि यह कोशिकीय शोषण भी और आंतरिक शोषण भी है। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पर स्टॉप रखते हैं। आज हमने आपको खुशखबरी भी दी है, तो इसके बदले में आप लोग अपने फ्रेंड से क्लास में जुड़वाइए, फ्रेंड को बोलिए क्लास में जुड़ने आपको हम, ताकि जल्द से जल्द डिस्कशन ग्रुप बना सके। आप लोग को जो टास्क दिए हैं डिस्कशन ग्रुप बनाने के लिए, उसके लिए हमने आपको 2 फ्रेंड को बोले थे जोड़ने। तो आप लोग जितने जल्दी अपने फ्रेंड को जोड़िएगा, उसका ग्रुप उतना ही जल्दी अपनी तैयारी में लग जाएगा, ग्रुप डिस्कशन उसका उतना जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, और आज के लिए इतना काफ़ी है।